हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं जो आपको पढ़ाने जाने वाला हूँ वो निरक्षीय स्थिति पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में जो है मैंने आपको अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा रखा था और ये पहला चैप्टर का है। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में मैंने आपको पहले अच्छे से पढ़ा भी रखा है। तो यहाँ पे भी जो है मैं निरक्षीय स्थिति के लिए आपको जो है परिणामी तीव्रता निकाल के दिखाऊंगा। परिणामी तीव्रता अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता क्या है, निरक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। थोड़ा सा वीडियो पर ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा सा टफ है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि ये एक बिंदु ए है और एक बिंदु ये बी है, ठीक है। इस पर अगर प्लस क्यू आवेश है और इस पर जो है माइनस क्यू आवेश है और इन दोनों को जो है मैं मिला देता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया। तो इसके सेंटर में, सेंटर मतलब क्या होगा, केंद्र में, तो इस केंद्र को मैंने O मान लिया और इस केंद्र पर जो है y अक्ष रखते हैं और इस केंद्र पर जो हम क्या करेंगे कि स्थिति ज्ञात करेंगे, परिमाणी तीव्रता, वो जो है आपका क्या हो जाएगा, तो निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो केंद्र है वो यह क्या है, उदासीन है, ये आवेशीन है। और जैसे उदासीन बिंदु पर कोई अक्ष रख के या y अक्ष रख के इसकी परिमाणी तीव्रता निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति का। फिर से समझ लीजिए कि अगर ये मैंने एक बिंदु लिया A और ये दूसरा बिंदु लिया B। A बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, B बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है। मैंने इसका केंद्र ले लिया और केंद्र को मैंने O मान लिया। तो केंद्र पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, तो केंद्र जो है वो उदासीन होगा, इस पे आवेश होगा वो 0। अब इस उदासीन बिंदु पर हम y अक्ष को रखते हैं और इस अक्ष के लिए जो हम परिमाणी तीव्रता निकालेंगे उसी परिमाणी तीव्रता को निरक्षीय स्थिति कहा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ पे निरक्षीय स्थिति ज्ञात करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक +1 मतलब एकांक धनावेश रखा, मैंने एक एकांक धनावेश रखा और इस एकांक धनावेश को क्या मान लिया, तो P मान लिया, ठीक है। अब देखिए इस बिंदु पे मैंने एकांक धनावेश रखा और इसको क्या मान लिया, P मान लिया। तो ये एकांक धनावेश जो है ये प्लस चार्ज में है और ये आवेश जो है वो भी प्लस क्यू है, मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो जब समान आवेश होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये Q जो है किसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित जैसे ही करेगा, प्रतिकर्षित जैसे ही करेगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बन जा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो ये इस तरीके से इसको प्रतिकर्षित करेगा इस तरह और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन B जो है ये माइनस आवेश है, माइनस क्यू है और ये +1 है। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो प्लस क्यू ने प्लस एकांक 1 को मतलब +1 या एकांक धन आवेश को प्रतिकर्षित किया, तो इसकी दिशा कौन सा हो गया, तो इस तरफ हो गया। और B ने इसको क्या किया, तो इसको अपनी ओर आकर्षित किया, तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, तो B की तरफ। मतलब इसकी दिशा हो जाएगी AP और इसकी दिशा हो जाएगी PB। इतना समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे जो कोण बना ये कोण थीटा बनेगा, तो ये भी कोण थीटा बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज का ये नियम है। तो इसका कोण भी, आमने सामने का कोण जो होता है वो बराबर होता है। अगर इसका कोण थीटा है तो इसका कोण भी थीटा होता है। अगर मान लीजिए कि इसकी बीच की दूरी हम L मान लेते हैं, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। O से A की दूरी L है तो O से B की दूरी भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक त्रिभुज बन गया। और कौन सा त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज APO या AOP बन गया ना। यहाँ हम इस त्रिभुज के लिए निकालेंगे कि कोण APO। देखिए जैसे त्रिभुज बन गया
तो कोण यहाँ पे मैंने लिखा त्रिभुज ए पी ओ में, तो यहाँ पे देखिए ये आपका कर्ण हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। अगर यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए कर्ण जो है आपका क्या हो गया? तो ए पी हो गया, यहाँ हो जाएगा ए पी स्क्वायर। लंब जो हो गया ये आपका हो गया, तो लंब जो है ओ पी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को अगर हम आर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि ये अक्षीय स्थिति जो है, तो जैसे ही हम दूरी मानते हैं तो ये अक्षीय स्थिति जहाँ पे एकांक धन आवेश रखे और ये केंद्र, इनकी दूरी बीच की दूरी जो है वो क्या माने हैं? आर। तो यहाँ पे जो है लंब क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा ओ पी स्क्वायर और प्लस आधार हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। मैंने यहाँ पे सबका मान बैठा दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ए पी स्क्वायर का कोई भी मान नहीं है, तो ए पी स्क्वायर ही रह जाएगा। लेकिन ओ पी स्क्वायर देखिए, ओ पी स्क्वायर आर हो गया, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर क्या है? तो ओ ए जो है ये इसकी लंबाई जो है एल है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर। देखिए ए पी बराबर क्या निकल जाएगा? तो ए पी बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब ये ए पी जो है इसका मान कितना निकल गया? तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इसका मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ निकालना है। क्या चीज़ निकालना है? तो पहला चीज़ है यहाँ पे हम परिमाणीय तीव्रता निकालेंगे, तो इस परिमाणीय तीव्रता को हम ई से सूचित करते हैं। तो परिमाणीय तीव्रता जैसे ही निकालेंगे तो ये अंतःकोण जो है थीटा है और यह अंतःकोण थीटा है, तो इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा? तो बाह्य कोण हो जाएगा 2 थीटा। ये बाह्य कोण क्या हो जाएगा? तो 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है परिमाणीय तीव्रता निकालना है, तो पहले हम प्लस क्यू आवेश के लिए परिमाणीय तीव्रता निकालेंगे। यहाँ प्लस क्यू आवेश के लिए परिमाणीय तीव्रता निकालेंगे तो हो जाएगा ई प्लस क्यू, और इस ऋण आवेश के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे जो परिमाणीय तीव्रता क्या हो जाएगा? तो ई माइनस हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम परिमाणीय तीव्रता निकालेंगे और फिर इसके लिए परिमाणीय तीव्रता निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो अब हम इसके लिए परिमाणीय तीव्रता निकालने आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ तक जो है मैंने आपको AP का मान निकाल दिया। अब देखिए जो AP है वो BP के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि दोनों भुजा जो है समान है। मतलब ये भुजा भी समान है तो ये भुजा भी समान है। तो ये बाद में बात कर लेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं? तो इसके लिए परिमाणीय तीव्रता निकालते हैं, मतलब प्लस धन आवेश के लिए। मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि धन आवेश के लिए परिमाणीय तीव्रता। धन आवेश के लिए क्या करना है? तो परिमाणीय तीव्रता निकालना है। तो E प्लस क्यू और फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हम मान बिठाते हैं, तो ये आपका निकल गया यहाँ तक। तो इसको हम बैठा देते हैं, तो E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और Q, अब देखिए यहाँ पे जो आर स्क्वायर क्या है वो दूरी है, तो हम इस प्लस क्यू के लिए ले रहे हैं। तो प्लस क्यू में दूरी क्या है? एकांक धन आवेश रखे तो ये इसको इस तरफ प्रतिकर्षित किया तो ये दूरी बन गया। तो दूरी क्या हो जाएगा? तो AP स्क्वायर, और ये AP स्क्वायर को समीकरण 1 मान लिए। अब इसकी दिशा क्या होगी? तो A से P की तरफ होगी, क्यों? इसको जो प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ पे जो दिशा हो जाएगी AP। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि AP दिशा दर्शाना आपको जरूरत है। अब इसी तरीके से जो है हम ऋण आवेश के लिए निकालेंगे। तो ऋण आवेश के लिए परिमाणीय तीव्रता। देखिए ऋण आवेश के लिए जैसे परिमाणीय तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे E माइनस क्यू इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर।
अब यहाँ पे हम मान रख रहे हैं तो माइनस क्यू 1/4πε0 क्यू और आर। अब यहाँ पे जो दूरी है वो ये लिया जाएगा, क्योंकि हम माइनस ऋण आवेश के लिए ले रहे हैं, मतलब माइनस क्यू के लिए ले रहे हैं। तो ऋण आवेश के लिए जो दूरी हो जाएगा तो ये पी भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसको इस तरफ आकर्षित कर रहा है, तो ये हो जाएगा PV²। समीकरण 2। अब इसकी दिशा किस तरफ होगी? तो P से B की तरफ, क्योंकि ये P से B की तरफ इसको आकर्षित कर रहा है। ये हो जाएगा PB। यहाँ तक आ गया समझ में बात? अब यहाँ पे जो हमें निकालना है इस समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए, जैसे यहाँ निकालते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से निकालते, देखिए समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए तो इसका मान मतलब 1/4πε0 1/4πε0 सेम मान है, तो इससे ये कट जाएगा और Q से Q कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो AP² = BB², सॉरी PB²। ये बच जाएगा आपका। देखिए कैसे बच जाएगा, यहाँ देखिए कि समीकरण 1 में 1/4πε0 है और इसमें भी 1/4πε0 है, ये दोनों बराबर कट जाएगा। ये Q है और ये Q है, तो Q से Q कट जाएगा, मतलब यहाँ बच जाएगा AP² और यहाँ पे बच जाएगा PB²। तो दोनों जो है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो AP² = PB²। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब चूंकि आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि AP = BP हो जाएगा, यहाँ पे AP = PB। ठीक है, क्यों? तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको आप लिख सकते हैं, या आप नहीं भी लिखे हो तो भी काम चल जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि हमको परिमाणी तीव्रता निकालना है। तो परिमाणी तीव्रता ये मैंने मान निकाल लिया इसके लिए। अब परिमाणी तीव्रता निकालना है, तो परिमाणी तीव्रता का जो मान हो जाएगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो E = अब आपको यहाँ पे कुछ समझना है, वो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि यहाँ पे परिमाणी तीव्रता जो निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो ये देखिए, अगर आप फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं तो फिर बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, कुछ कैलकुलेशन समझाएंगे। देखिए मान लीजिए कि मेरा एक बिंदु ये है A और एक ये बिंदु है B। ये दोनों जो है वो आपस में समान है। ये दोनों क्या है? आपस में समान है। यहाँ इसको बड़ा ही लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो। ये दोनों बिंदु जो है वो क्या है? आपस में समान है, और इसके बीच का कोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। इसके बीच का कोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब इस पे जैसे हम परिमाणी तीव्रता ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? θ/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये परिमाणी तीव्रता, सॉरी θ/2 नहीं, हाँ θ/2 ही हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा परिमाणी तीव्रता का फॉर्मूला निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा कि 2a cos θ, 2a cos θ, कैपिटल ही लेते हैं, 2a cos θ/2। ठीक है, 2a cos θ/2, ये मेरा फॉर्मूला निकल जाएगा। अब यहाँ पे परिमाणी तीव्रता में हम इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप फिगर में देखिए तो यहाँ से देखिए एक बिंदु आपके पास A है और एक बिंदु आपके पास B है और दोनों समान है ना। उसी तरीके से यहाँ देखिए एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, ये दोनों समान है। इसके बीच का कोण थीटा है, तो यहाँ पे इसके बीच का कोण थीटा है, तो परिमाणी तीव्रता जैसे ही हम E निकालने जाएंगे तो यहाँ पे इसका कोण क्या हो जाएगा? तो θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला कैसे निकलता है? तो समबाहु त्रिभुज का ये प्रॉपर्टीज है जिसमें हम ये फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ परिमाणी तीव्रता बराबर हो गया 2a × cos θ/2। ये फॉर्मूला अगर आप इसमें यूज करते हैं तो आप आसानी से इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो हम इसी फॉर्मूला को इसमें यूज करें कि हमारा परिमाणी तीव्रता जो हो गया वो E हो गया। अब हमें क्या लिखना है? 2, तो हम यहाँ लिख दिए 2। अब देखिए ये एक कोण है, तो यहाँ पे ये भुजा जो है वो A है और ये B है, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे किसको ले लिया? तो प्लस क्यू आवेश वाले को ले लिया, तो ये यहाँ हो जाएगा क्या? तो 2a, तो 2a। ठीक है, 2a। अगर यहाँ पे हम A वाली भुजा को लेते हैं तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं कि E + Q, इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमारा A भुजा जो है वो
ई प्लस क्यू, मतलब कि परिमाणी तीव्रता जो है चार्ज प्लस में है, आवेश प्लस में है, तो इसको ले लिए। अब यहाँ पे हमको बैठाना क्या है, तो कॉस थीटा, तो कॉस, अब देखिए यहाँ थीटा था तो हमने यहाँ थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पे हमारा मान क्या है, तो 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 थीटा बटा 2। ध्यान से इस फॉर्मूला पे मैं इस हिसाब को सॉल्व कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए परिमाणी तीव्रता, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जैसे 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे आपको अगर 2 और ई प्लस क्यू का मान हमने क्या निकाला है, तो ई प्लस क्यू का मान निकाला है, ये देखिए तो ई प्लस क्यू का मान अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा AP स्क्वायर, ठीक है, इसका मान मैंने यहाँ से बैठा दिया। अब ये कॉस थीटा बचा, तो कॉस थीटा, देखिए कॉस और ये थीटा बच गया, इसको लिख दिया मैंने। अब देखिए परिमाणी तीव्रता 2 और क्यू में गुना कर दे तो 2q बटा 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा का मान, तो पहले AP का मान बैठा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा q को अलग ही रखते हैं, तो q और बटा AP। अब देखिए AP का मान क्या निकल रखा है, तो AP का मान निकल रखा है √r² प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे हम मान बैठा रहे हैं r² प्लस L स्क्वायर, और ये पावर 2 है तो पावर 2। अब देखिए ये कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसमें आधार कौन है, तो L आधार है, और कर्ण कौन है, तो R कर्ण है ना। तो आधार बटा कर्ण है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो गया, तो आधार हो जाएगा आपका L और कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो हमारा आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया L और कर्ण हो गया ये, तो कर्ण यहाँ से डाल दिए √r² प्लस L स्क्वायर। देखिए मैंने मान कहाँ से लाया, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रखें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ आधार हमारा क्या है, तो आधार L है, और कर्ण हमने यहाँ निकाल रखा √r² प्लस L स्क्वायर, वहाँ से हमने मान बैठा दिया। अब देखिए L स्क्वायर जो है मान बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, परिमाणी तीव्रता 2q और ये L से गुना हो गया तो 2qL बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये स्क्वायर में है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा r² प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और इसको रूट से बाहर करते हैं तो यहाँ पे 2 छिपा होता है, तो जैसे ही करेंगे तो 1/2 में आ जाएगा, मतलब r² प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे आपका इतना हो गया। अब इसको जैसे आगे बढ़ाते तो मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए साइड में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पे इसका आप मान निकाल रहे हैं आगे, तो मान क्या हो जाएगा, तो परिमाणी तीव्रता इक्वल टू 2qL। अब यहाँ पे 2qL जो फॉर्मूला है मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है कि P इक्वल टू 2qL, P बराबर होता है 2q होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देख लीजिए इस पे क्या है, तो इस पे कोई भी पावर नहीं, मतलब एक छिपा हुआ है, तो हम इसके घात को जोड़ते हैं। इसके घात को कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस पे एक पावर है तो उस पावर को हम 1 लिख दिए और जोड़, ये घात हो गया 1/2। जैसे इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो बटा में करके भिन्न के जोड़ करते हैं तो 1 गुना 2, तो लघुत्तम हो गया है 2, 1 से 2 कटा है 2 बार में, 2 में 1 से गुना किए 2 प्लस 2 से 2 कटा 1 बार में, 1 में 1 से गुना किए तो 3/2। मतलब हम यहाँ पे पावर क्या लिखेंगे, तो r² प्लस L स्क्वायर और इस पे पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये 3/2 कहाँ से है समझ में आया। देखिए इस पे कोई भी पावर नहीं तो एक छिपा हुआ है, और जब यहाँ पे जो है जब उसका आधार समान हो मतलब अंक समान होता है तो हम पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो पावर को मैंने आपको यहाँ पे जोड़ के बता दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ तक आपका मान निकल गया है, अब इससे आगे निकालते हैं। तो इससे आगे अगर आप निकालते हैं तो क्या होता है, एक कंडीशन आ जाता है
कंडीशन क्या रहता है कि यदि R जो है वो बहुत बड़ा हो किससे, L से, या L जो है बहुत छोटा हो R से, तो L नगण्य हो जाएगा, मतलब L का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे परिमाणिक तीव्रता बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसी के बटा में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L निगेटिव आ गया, मतलब कि L का जो मान है वो हम 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि R से ये L जो है बहुत छोटा है, और जैसे ही बहुत छोटा हो जाएगा तो ये मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाए तो हम इसको हटा देंगे, और पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे परिमाणिक तीव्रता बराबर जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पर पावर 3, तो R³ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है परिमाणिक तीव्रता किस पे निकल गया, तो निरक्षीय स्थिति पे जो परिमाणिक तीव्रता आपका निकल गया उसका मान हो गया कि परिमाणिक तीव्रता बराबर P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R³। यहाँ पे P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, ये आपका परिमाणिक तीव्रता किस पे निकल गया, निरक्षीय पे। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि अगर निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में संबंध निकालते हैं, अक्षीय स्थिति में संबंध, तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में अगर संबंध निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि अक्षीय स्थिति का मान क्या निकाला था और निरक्षीय स्थिति का क्या। तो अक्षीय स्थिति का मान जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति का मान यहाँ पे हम डायरेक्ट बिठा देते हैं आपको, जिससे कि अक्षीय स्थिति का मान क्या है, तो अक्षीय स्थिति का मान आपने निकाल दिया P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। निरक्षीय स्थिति का मान यहाँ पे मान बिठा दिया, और अक्षीय स्थिति का मान क्या निकाला था, तो 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। अब देखिए ये बराबर है तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2P। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2P। मतलब अगर इसका आप मान बैठा के निकालते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से भी निकल जाए, मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसान हो जाए। यहाँ पे जो है अक्षीय स्थिति का मान हो जाएगा, तो निरक्षीय स्थिति का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, और निरक्षीय स्थिति का जो हो जाएगा ये आपका, मैं अक्षीय स्थिति के लिए निकालो, और निरक्षीय स्थिति का जो मान ये है आपका निरक्षीय स्थिति, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो, निरक्षीय स्थिति, देखिए। और ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्षीय स्थिति का मान, ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति, ये इसका मान हो गया। अब देखिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है यहाँ से ये 4P और P से P कट जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ कट जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो E इक्वल टू क्या है कि E ये निरक्षीय स्थिति का, और ये बच जाएगा अक्षीय स्थिति का इंटू 2। अब ये इस तरफ चला जाएगा तो E इक्वल टू हो जाएगा वो, देखिए तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, तो E ये आपका निरक्षीय स्थिति, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि E का मान जो हो जाएगा वो 2E के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे E जो है ये आपका निरक्षीय स्थिति है, और 2E जो है आपका वो क्या है, तो अक्षीय स्थिति है। मतलब कि इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहे तो निरक्षीय स्थिति जो है वो अक्षीय स्थिति का दुगुना होगा। बात समझ में आ रहा है, निरक्षीय स्थिति जो है वो अक्षीय स्थिति का क्या होगा, दुगुना होगा। अब देखिए मैं इसको इन शॉर्ट एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड कैलकुलेशन है। मैं एक बार अभी आप ध्यान से देख लीजिए, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखिए निरक्षीय स्थिति पे याद करना क्या, तो परिमाणिक तीव्रता। तो मान लीजिए कि एक आवेश यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक बिंदु, और एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं। इस बिंदु का नाम हमने A दे दिया, और इस पे आवेश क्या दे दिया, +Q, और इस बिंदु का नाम हमने B दे दिया, और इस पे आवेश क्या दे दिया, -Q, और इसके सेंटर को
मतलब केंद्र को हमने क्या मान लिया, O मान लिया। अब यहाँ केंद्र पर जो आवेश है वो आवेश क्या है, तो 0 है, मतलब ये जो है उदासीन है, केंद्र जो क्या है, उदासीन है। अब इस केंद्र पर कोई अक्ष रखते हैं, जैसे ये y अक्ष रख रहा है तो ये y अक्ष रखते हैं, तो यह इस अक्ष पर अगर हम परिमाणी तीव्रता निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। अब देखिए इस पे हमें परिमाणी तीव्रता निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक बिंदु P लेते हैं, यहाँ एक बिंदु क्या लेते हैं, P लेते हैं, और यहाँ पे क्या रखते हैं, तो एकांक धन आवेश का मतलब वो +1। तो जैसे ही यहाँ एकांक धन आवेश रखते हैं तो ये धन आवेश और ये धन आवेश, +q भी धन आवेश है और +1 भी धन आवेश है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जैसे ही प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी। अब देखिए ये +1 आवेश जो है वो धन आवेश है और ये -q जो है ऋण आवेश है, तो ये प्लस को ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये जैसे ही इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसका जो दिशा है वो किस तरफ हो जाएगी, तो B के तरफ हो जाएगी, मतलब P से B की तरफ दिशा हो जाएगी। अब देखिए अब इस बिंदु पर हमें परिमाणी तीव्रता ज्ञात करना है, तो परिमाणी तीव्रता को मैंने ई वेक्टर से सूचित कर दिया। परिमाणी तीव्रता को मैंने किससे सूचित कर दिया, ई वेक्टर से। अब यहाँ देखिए इसके बीच कोण बन रहा है, तो इस यहाँ कोण थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी कोण थीटा बनेगा। क्यों कोण थीटा बनेगा, तो ये जो त्रिभुज है, ये जो आपका त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के बीच से जो है इसको विभाजित किया जा रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज जो है क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है नियम, तो उसका कोण जो है वो समान होगा और भुजा जो है वो समान होगा। मतलब ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, अगर ये भुजा जितना है उतना ही बराबर ये भुजा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया, अब इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने L ले लिया, मतलब A से O के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी जो है L मान लिया, तो O से B की दूरी भी L हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों जो है समान है, समद्विबाहु है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में। अब ये 2 थीटा कहाँ से आया, तो यहाँ इसके आंतरिक कोण जो है, अंदर त्रिभुज के अंदर जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो इसका बाह्य कोण क्या हो जाता है, थीटा + थीटा = 2 थीटा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज आपका बन रहा है ये त्रिभुज APO, और अगर दूसरा त्रिभुज देखिए तो बन रहा है BPO। तो हम किसी एक त्रिभुज से मान निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु है, मतलब कि जितना इसका मान आएगा उतना ही इसका मान आएगा। तो चलिए हम इस त्रिभुज को निकालते हैं। तो त्रिभुज APO में देखिए, त्रिभुज APO में, अब देखिए APO में पाइथागोरस प्रमेय आपने 10th में पढ़ रखा होगा, जिसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब देखिए इसमें कर्ण कौन है, तो ये आपका कर्ण है, तो कर्ण को AP स्क्वायर लिख दिए बराबर, देखिए लंब आपका कौन है, OP, तो लंब को लिख दिए OP स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो OA, तो OA स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए AP का कोई भी मान नहीं था तो AP को AP लिख दिए बराबर OP का मान क्या है, R है। ये R कहाँ से लाए, तो केंद्र से ये जो एकांक धनावेश रखे ये P बिंदु, इसके बीच की दूरी को मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। तो यहाँ पे OP की दूरी क्या हो गई, R, तो OP की जगह R स्क्वायर बैठा दिए प्लस OA। अब देखिए OA क्या है, तो L है, तो OA की जगह L बैठा दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चढ़ गया। अब वही मान को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए परिमाणी तीव्रता निकालना है, तो प्लस धनावेश के लिए एक बार परिमाणी तीव्रता निकालेंगे, तो परिमाणी तीव्रता को मैंने ई से सूचित किया था और प्लस धनावेश के लिए निकाले, इसलिए +q लिख दिए। फिर उसी तरीके से जो है परिमाणी तीव्रता निकालेंगे -q के लिए, मतलब ऋण आवेश के लिए, तो E को मैंने परिमाणी तीव्रता माना था और माइनस आवेश के लिए निकाला, इसलिए -q लिख दिए। अब एक बार जो है +q के लिए परिमाणी तीव्रता निकालेंगे और एक बार -q के लिए परिमाणी तीव्रता निकालेंगे। तो +q के लिए तो यहाँ पे मैंने लिखा धन आवेश के लिए परिमाणी तीव्रता, तो धन आवेश के लिए परिमाणी तीव्रता, तो मेरा धन आवेश ये है तो मैंने इसको लिख दिया। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r², q1/qr² होता है, q2/r² होता है, तो q एक को q मान लिए तो q रख दिया, और यहाँ पे एकांक धनावेश रखा है, तो जैसे दूसरा को 1 रखेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, q। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया q/r²।
अब देखिए इसको वैसे ही उतार दिया, 1/4πε0 वैसे उतार दिया, क्यू का क्यू। अब आर, आर क्या है हमारा, दूरी है। देखिए यहाँ दूरी क्या है, तो जैसे ही यहाँ पे बिंदु रखा तो ये इसको इस तरफ प्रतिकर्षित किया, तो दूरी क्या हो गया, ए से पी। क्यों, क्योंकि दिशा जो है वो ए से पी की ओर है, तो इसलिए हमने दूरी क्या ले लिया, AP स्क्वायर। तो स्क्वायर समीकरण 1 मान लिए। अब ये AP की दिशा कौन सा है, तो AP की दिशा जो है वो A से P की ओर है। क्यों, क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है इस दिशा में, तो हम इसको A से P की ओर लिखे। और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये किस तरफ जा रहा है, इसकी दिशा क्या है, तो A से P की ओर है। अब यही चीज हम ऋण आवेश के लिए निकाल रहे हैं। ऋण आवेश के लिए परिमाणी तीव्रता, यहाँ पे हमने EQ माइनस ले लिया, E माइनस क्यू ले लिया। अब देखिए फॉर्मूला वही रह गया, 1/4πε Q बटा आर स्क्वायर। ये वही रह गया 1/4πε Q। अब यहाँ पे आर स्क्वायर, तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, माइनस क्यू के लिए। माइनस क्यू के लिए, तो माइनस क्यू की दूरी क्या है, तो P से B की ओर दूरी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो मैंने दूरी क्या डाल दिया, PV स्क्वायर। अब दिशा कौन है, तो ये जो है P को B अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो P से B की ओर दिशा है, तो P से B की ओर दिशा मैंने दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में देखिए कि 1/4πε0 और समीकरण 2 में देखिए 1/4πε, दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों कट गया। इसमें Q मिल रहा है और इसमें भी Q मिल रहा है, तो Q कट गया। तो इसमें बचा क्या, AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर निकाल लिए बराबर। इसमें क्या बच गया, BP स्क्वायर, तो लिख दिए BP स्क्वायर। मतलब यहाँ पे AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर बच गया। अब देखिए AP जो है वो BP के बराबर है। कैसे AP BP के बराबर है, तो देखिए AP ये है और BP ये है। तो अभी मैंने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोण भी बराबर होता है और भुजा भी बराबर होता है। अगर ये जितना होगा उतना ही ए होगा, तो अगर AP इतना है तो BP इसके बराबर होगा। तो मैंने वहीं से लिख दिया AP बराबर BP। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, या आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों के लिए अलग अलग परिमाणी तीव्रता तो मैंने निकाल लिया, लेकिन हमें यहाँ पे परिमाणी तीव्रता निकालना है। तो परिमाणी तीव्रता निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने लिखा था। क्या फार्मूला लिखा था, तो यहाँ पे मैं साइड में दिखा देता हूँ फिर से कि ये फार्मूला का मैंने यूज किया था कि अगर मान लीजिए कि ये एक भुजा है, इस भुजा का नाम मैं A दे देता हूँ, और ये एक भुजा है, इस भुजा का नाम मैं B देता हूँ, और दोनों भुजा जो है आपस में बराबर है। दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, और इसके बीच का कोण क्या है, तो थीटा है। तो इस पे अगर परिमाणी तीव्रता निकालते हैं तो यहाँ पे आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे परिमाणी तीव्रता को मैं E से सूचित करता हूँ, तो यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा θ/2। अब यहीं पे परिमाणी तीव्रता का अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 2a cos θ/2। कैसे, तो ये 2 जो है इसका फॉर्मूला क्या है, ये दो भुजा, और इसमें से किसी एक भुजा को मैंने ले लिया। क्यों, क्योंकि ये भुजा भी इस भुजा के बराबर है, तो मैंने ए ले लिया cos θ/2। देखिए θ/2 यहाँ से ले लिया, परिमाणी तीव्रता के जैसे कोण क्या बन जाएगा, तो θ/2, तो मैंने θ/2 ले लिया। अब इसी मान को हमने क्या किया, तो यहाँ पे पुट किया। देखिए परिमाणी तीव्रता बराबर ये 2 यहाँ पे है, तो ये 2 हमने यहाँ पे दे दिया। अब ए भुजा है, ए भुजा, तो अगर मान लीजिए हम ये भी भुजा बराबर है और ये भी भुजा बराबर है, तो किसी एक को ले सकते हैं। तो हम इस भुजा को ले लिए, तो इस भुजा के लिए हमने परिमाणी तीव्रता क्या निकाला था, EQ प्लस, तो हमने लिख दिया EQ प्लस। अब देखिए इस फॉर्मूला में क्या है, cos थीटा, तो cos यहाँ थीटा था तो थीटा हमने दिया, यहाँ पे मेरा थीटा क्या है, 2 थीटा के बराबर है, तो 2 θ/2। देखिए यहाँ है ना θ/2, तो यहाँ पे मेरा θ/2 है, क्या दे दिए। अब 2 से 2 कट गया। अब देखिए 2, अब EQ प्लस मतलब धनावेश के लिए परिमाणी तीव्रता का मान क्या निकाला था, तो ये निकाला था 1/4πε/Q/AP²। हमने उसको बैठा दिया। देखिए cos थीटा, ये cos और ये थीटा, तो cos थीटा मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे वैसे ही रह गया, 2 का 2 रह गया, 4πε0 रह गया, Q का Q। अब AP का मान, देखिए AP का मान यहाँ पे क्या निकला हुआ है, देखिए AP का मान निकाल रखे हमने √r² प्लस l²। तो हमने AP का मान बिठा दिया √r² प्लस l²। ये स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया। अब देखिए cos थीटा बचा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आपने पढ़ रखा होगा, आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसमें आधार कौन है, तो आधार ये है, तो आधार का मान क्या है, l, तो आधार हो गया l, और कर्ण हमने क्या निकाला था, तो √r² प्लस l²। वही आप लिख दिया √r² प्लस अब l²। अब वहीं से हमने cos थीटा का मान बिठा दिया l/√r² प्लस l²। अब देखिए E का E हो गया, अब इसको गुणा कर दे तो 2QL,
2ql मैंने लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए इसका जैसे ही ये स्क्वायर है तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट खत्म हो गया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच गया। अब इसका रूट हटाना है, तो इसका रूट मैंने कैसे हटाया, तो किसी भी चीज पर ऐसे रूट होता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये 3 पे रूट है तो इसमें क्या होता है कि 2 छिपा हुआ रहता है। अब इस 2 को रूट से हटाना है तो 3 पे पावर 1 और ये 2 को यहाँ पे बटा मिले आते हैं, तो 1/2, तो इस पे भी रूट हटाना था तो मैंने 1/2 कर दिया। अब देखिए अब यहाँ चलते हैं, तो QQL का फॉर्मूला होता है, P बराबर फॉर्मूला होता है, जो एक फॉर्मूला होता है पीछे मैंने बता रखा, P बराबर 2QL। अब देखिए 2QL के जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो मैंने आपको P लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब ये कहा गया, तो जब अंक समान हो, ये अगर अंक मान लेते हैं और ये अंक मान लेते हैं, जब अंक समान होता है तो घात मतलब पावर जुड़ जाता है। तो इसमें पावर जो है 1/2 है, देखिए इसमें पावर क्या है 1/2 है और इस पे कोई भी पावर नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 1/2 और 1 को जोड़ने चलते हैं तो 2 लघुत्तम हो गया 1 और 2 एकम 2, मतलब कितना पावर हो जाएगा 3/2। वही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया, पावर क्या दे दिया 3/2। अब यहाँ पे ये शर्त निकला, शर्त क्या है कि यदि r जो है l से बहुत बड़ा हो या l जो है r से बहुत छोटा हो, तो जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो इसका मान क्या रखाएगा 0। तो हमने वही किया, P/4 पाई एप्सिलॉन उतार दिया, आर स्क्वायर उतार दिया और l का मान जैसे ही बहुत छोटा है तो 0 हो गया, तो ये हट गया 3/2 आ गया। अब 2 से 2 कट गया, तो परिमाणी तीव्रता जो है P बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r और ये पावर 3 बच गया, तो पावर 3। ये परिमाणी तीव्रता जो निकला, परिमाणी तीव्रता, ये किस स्थिति पे निकला, तो निरक्षीय स्थिति पे निकला, निरक्षीय स्थिति पे निकल गया। अब निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति की तुलना करते हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अक्षीय स्थिति निकाल के बताया था, तो यहाँ पे निरक्षीय स्थिति जो निकाले उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया और समीकरण 1 करके लिख दिया निरक्षीय स्थिति, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब पिछले वीडियो में जो हमने परिमाणी तीव्रता निकाला था अक्षीय स्थिति के लिए, उसमें निकला था फॉर्मूला E = 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। ये मैंने समीकरण 2 मान के आपके सामने अक्षीय स्थिति लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब अगर समीकरण 1 और 2 से करते हैं, यहाँ पे एक लाइन जोड़ सकते हैं आप, समीकरण 1 और 2 से, जैसे ही समीकरण 1 और 2 से करते हैं तो देखिए इसमें भी P है और इसमें भी P है, तो P से P कट गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 बच गया, कट गया, तो यहाँ पे बचा E, तो मैंने E लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 2E, देखिए ये 2 बचा और ये E, तो 2E। अब देखिए यहाँ इसका संबंध क्या हो जाएगा, तो यहाँ संबंध हो जाएगा कि परिमाणी तीव्रता, ये E को मैंने क्या माना था निरक्षीय स्थिति और 2E जो हो जाएगा वो अक्षीय स्थिति, मतलब यहाँ पे परिमाणी तीव्रता क्या हो जाएगा, तो परिमाणी तीव्रता जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्या, तो निरक्षीय स्थिति क्या हो जाएगा, तो अक्षीय स्थिति का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो ये इसका संबंध है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत ही इजी शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है, और इस कैलकुलेशन को अगर आप बार देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। निरक्षीय स्थिति जो है वो आपको मैंने बता दिया, पिछली वीडियो में मैंने अक्षीय स्थिति बता दिया। यदि आपने अक्षीय स्थिति नहीं देखा है तो आपको फिर निरक्षीय स्थिति समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, तो जाके पहले पीछे का सारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में ना आए। तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक डीपली पढ़ाऊँगा और यहाँ से आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चाहे आप 12th की तैयारी कर रहे हो या JEE की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, सारा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।